चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुसलसल मुतनाज़ बयानात के बाद पिसपाई की बजाय मजीद महाजाराई का रास्ता अपना रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत भी इन बयानात पर मजम्मत तो कर रही है लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रही। सवाल यह है कि सियासी लड़ाई इदारों के कांधों पर कब तक लड़ी जा सकेगी। इमरान खान जिन्होंने काफी अरसे से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बंदूक की नोक पर रखा हुआ है, अब सैलाब ज़दगान की मदद की आड़ में सिंध पहुंचे जहां उन्होंने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया है। क्या इमरान खान पीपल्स पार्टी के मजबूत किले सिंध को फतह कर पाएंगे? प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे उस डैम फंड की जिसे शायद सैलाब बहा ले गया है। ये सब होगा आज नजम सेठी शो में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। फैसलाबाद के जलसे से निकली हुई बात अब पेशावर जलसे तक जा पहुंची है और उसमें अगर सेठी साहब का जिक्र ना हो, मुझे लगता है कि अब तो अधूरा हो गया है। आप बड़े फेमस हो गए हैं। इमरान खान साहब के जलसे में आपका एक क्लिप चलाया गया है। वो क्लिप क्या है, उन्होंने किस पैराए में बात की है, ये पहले हम अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पीछे बेंड करके अपने आप को कमीजर कि नहीं शायद उनको समझ नहीं पहुंचा करके इनको हाथ भी लगाया इनको। तो मतलब ये है कि इनको कौन सी दीवार पे लगाया। तो सेठी साहब, आपके क्लिप्स आजकल जीनत बने हुए हैं बहुत सारे व्लॉग्स में और अब तो जलसों की भी जीनत बन गए हैं। और आपके जो दोस्त हैं, आपके पुराने दोस्त, वो अब आपको याद कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कभी बुलावा भी आ ही जाएगा, आपकी जो बात अभी रुकी हुई है वो खुल जाएगी। लेकिन सेठी साहब, सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब ने जो ये मुतनाज़े बयान दिया था, अब वो उसकी वजाहत पेश करने के लिए वो तमाम बयानात चला रहे हैं, जलसे में चला चुके हैं, जो कभी नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने भी की थी। क्योंकि जाहिर है वो कह रहे हैं कि अगर आपकी चोरी पकड़ी जाए तो वो कहते हैं इसने भी तो की थी, इसने भी तो की थी। तो आप समझ रहे हैं ये गेम का दी एंड खान साहब की हिमायत में होगा। खान साहब एक जो पैरामीटर सेट कर चुके हैं और एक जो नज़रिया सेट कर चुके हैं जिसमें वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं। नून लीग के बारे में वो जब भी कोई नज़रिया सेट करते हैं कामयाब तो हो जाते हैं, पब्लिक सपोर्ट तो है। तो अब की बार भी कामयाब हो जाएंगे कि इन्होंने भी तो किया था? नहीं, देखिए, इसके ऊपर तो बहुत बहस हो चुकी है, तो ये कोई नई बात तो नहीं की उन्होंने। ये तो जब से खान साहब आर्मी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उस वक़्त से ये मरीम के, नवाज शरीफ साहब के, ख्वाजा आसिफ के यही क्लिप्स जो हैं वो पता नहीं 100 दफ़ा तो उन्होंने दिखा दिए हैं। और ट्विटर वालों ने, इनके जो ट्विटर आर्मी है, इनकी फ़ौज, वो तो सारा वक्त ट्विटर के ऊपर ये लगाती रहती है। उनका कहने का ये मकसद है कि देखिए इन्होंने क्या क्या बातें कही, तो कुछ नहीं एतराज़ हुआ, कोई केस नहीं बना और हमने कुछ कह दिया। तो ये तो काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं। मगर देखिए, इसके ऊपर जितने भी तबसरे हुए हैं, सब ने एक बात ही कही है उस तबसरे के अंदर, इंडिपेंडेंट लोगों ने, कि उसका कॉन्टेक्स्ट और है और आप कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और कह रहे हैं। और मैंने कल के प्रोग्राम में भी फरवा मैंने इसको फिर एक्सप्लेन किया था कि ये वो क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। मैं फिर उसमें दोहराना नहीं चाहता, मगर सूरत हाल ये है कि इससे कोई मुतासर नहीं होगा। इदारे भी नहीं होंगे? नहीं, इदारे भी नहीं होंगे, क्योंकि हम तो कोई क्लिप चलाते हैं तो हमें तो फ़ौरन नोटिस आ जाता है। तो यहाँ पर खुलेआम सब कुछ चल रहा है। हाँ, वो देखिए ना, अब जो कल जो हुआ है, कल जो ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है, कल भी मैंने इस पर तबसरा किया था। खान साहब ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके अपने जहन में कि कौन से लोग हैं जो मेरे ख़िलाफ़ हैं और कौन से लोग हैं जो मेरे हक़ में हैं, ताकि अगर किसी को टारगेट करना पड़े बाय नेम तो वो कर सकें। और वो खान साहब उसके बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और मैं आपको ये कह दूँ कि ये कल जब मैंने ये कहा था, मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, मगर मैंने जब बयान पढ़ा तो मुझे नज़र आ गया था इवेंचुअली जाना पड़ेगा वहाँ। ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि खान साहब के लिए जो दायरा है वो कम होता जाएगा, लीश कम होती जाएगी, क्योंकि खान साहब बढ़ते जा रहे हैं और गुंजाइश नहीं छोड़ रहे लोगों के लिए। मगर सूरत हाल ये है कि खान साहब अभी भी, वो अंग्रेज़ी का मुहावरा, इज़ गेटिंग अवे विद मर्डर, तो दे आर नॉट रेडी टू टेक हिम ऑन। और वो यही कह रहे हैं कि लेट द गवर्नमेंट टेक हिम ऑन। लेकिन सेठी साहब, गवर्नमेंट की जब बात आती है तो जावेद लतीफ़ साहब की प्रेशर भी हमारे सामने ही है। जावेद लतीफ़ साहब खुद ही से नाराज़ है अपनी गवर्नमेंट से। शहबाज शरीफ साहब को वो कह रहे हैं जी आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, पकड़ क्यों नहीं रहे। यहाँ पर आपके सामने आपने खुद ही कह दिया कि कहीं पर सॉफ्ट कॉर्नर है, कहीं पर हार्ड कॉर्नर है, और वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्शन ले। गवर्नमेंट भी तैयार नहीं नज़र आ रही है, फिर गवर्नमेंट किसकी तरफ देख रही है? नहीं, गवर्नमेंट जो है वो, देखिए, मैंने कल अगेन अपने प्रोग्राम में ये बात कही थी कि
अदालतों के ज़रिए डिस्क्वालिफिकेशन मुनासिब नहीं है, और शायद ये हुकूमत के अंदर भी ये सोच है, और शायद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये सोच है। ख़ुसूसन मैंने इशारा किया था कि इस किस्म की बात भी चल रही है, तो इसीलिए मैंने पेशन गोई भी कर दी कि अदालतों की तरफ से खान साहब को कुछ नहीं होगा। फॉरेन फंडिंग वाला आपने रेफरेंस दिया। फिर मैंने कहा कि जो इशू है वो फॉरेन फंडिंग का है, और वहाँ काफ़ी कार्रवाई होगी और उसको चलाया जाएगा। इसीलिए खान साहब ने अब अपना सारा जो फोकस है, उनके दो फोकस हैं। एक ये कि फॉरेन फंडिंग को किसी तरीके के साथ रोका जाए। अभी भी आपने देखा जो उन्होंने 2 हफ्तों का वक्त मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ्ते का वक्त, पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा फ़ौरन, अब तो कोई नई बात है ही नहीं, सारी बातें तो आ गई हैं, अब आपने क्या, आप जवाब दें अपना। उन्होंने पहले 1 महीना मांगा, अदालत ने 2 हफ्ते दिए, आज जाके फिर उन्होंने कहा जी हमें और टाइम चाहिए, अदालत ने फिर 2 हफ्ते दे दिए। तो अब बात यह है कि वो उनकी बात मानी जा रही है, और वो ऐसे नहीं मानी जा रही, वो मानी जा रही है बिकॉज लंबा करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, यानी जो 25 सितंबर को हम बाय इलेक्शन देख रहे हैं, ये उसे गुजारने का एक तरीके का, पता नहीं उसको गुजारने का तरीका है या नहीं है, मगर अगर वो इलेक्शन हो गए तो उसके साथ एक नई गेम फिर शुरू हो जाएगी। मगर तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई ताल्लुक इलेक्शन के साथ है, ऐसी नहीं, सिर्फ इलेक्शन के साथ नहीं है, इलेक्शन के साथ नहीं है। ठीक। इसका तल्लक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के साथ है, इस हुकूमत का लॉन्गेविटी क्या है, कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अगले 2 माह कितने अहम हैं, नवंबर में क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो चीज़ें, उन्होंने अपने पत्ते सारे अपने सीने के साथ रखे हुए हैं। किसी को नहीं पता चल रहा कि इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं और वो कैसे आगे बढ़ेंगे या क्या नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए इस गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि हमने किसके ख़िलाफ़ केस करना है नहीं करना, एंड सो ऑन। मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत से पैगाम दे रही है गवर्नमेंट को कि आप करें, तो गवर्नमेंट आगे से कहती है भाई हम करना तो गवर्नमेंट नहीं है, जाहिर है कोई इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली तो कर नहीं सकती, इदारे तो गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब को इस बात का इल्म है, खान साहब आगे बढ़ रहे हैं, और खान साहब बिल्कुल आगे और बढ़ेंगे, उनके पास पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है, और वो उनकी कोशिश यही है जो मैंने पहले भी कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को डिवाइड किया जाए और अपने लिए जगह स्पेस निकाली जाए, और किस हद तक वो कामयाब हो रहे हैं वो आपने देख लिया। मैंने कुछ तबसरे सुने हैं यूट्यूब के ऊपर, हमारे दोस्त हैं, बड़े इन्फॉर्म्ड लोग होते हैं वो, मगर उनकी तरफ से ये आ रहा है कि जी आप देखो इमरान खान का मक्कू कसा जा रहा है, ये हो रहा है, वो होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी ये गलत फहमी है आपकी, खान को भी पता है वो क्या कर रहा है और क्या हो रहा है, बैरियर पुश करी जा रहा है, इज़ पुशिंग दी एनवेलप। मतलब मेरा ये कहने का है कि खान रेड लाइंस को पीछे धकेल रहा है, और उसको समझ आ रही है कि क्या कर लेंगे मेरे खिलाफ। तो ये एक नई डेवलपमेंट है, ये एक नई डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगले 2 महीने में बहुत अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। वी हैव टू सी कि कहाँ जाएगी ये बात। यानी मुझे तो ये समझ आ रही है कि ये शहबाज गिल वाला एपिसोड 1 था और ये एपिसोड 2 है, कनेक्टिविटी कहीं पर है। शहबाज गिल का एपिसोड 1 था, मगर एपिसोड 2 अभी तक नहीं हुआ। अगर एपिसोड 2 हो जाता तो आपको पता चल जाना था खान के खिलाफ एक्शन होना था, या गिरफ्तारी होती, या कुछ और सीरियस इश्यूज होते, या गिल के बाद किसी को तो हाथ नहीं लगा अभी तक। गिल को तो उन्होंने अपनी तरफ से तो एक्चुअली कुछ किया ही नहीं, सिर्फ उसकी बेल डिनाई हो रही है और कोई खास कुछ हुआ नहीं, और वो भी एक सिग्नल है, इससे ज़्यादा वो नहीं है। और आपने देख ही लिया कि गिल साहब जो है कोई खास नथिंग मच इज़ हैपनिंग अबाउट गिल, और वो अभी अदालत वो अभी बेल भी हो जाएगी उनकी अनकरीब, ये भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, उनको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। तो ये खान को इस बात का पता है, और ये जो है ये खान के हक़ में जा रही है सारी बात। उसकी वजह सिंपली यही है कि हुकूमत जो है बड़ी कमज़ोर है। इस वक्त उन्हें पसूड़ी पड़ी हुई है IMF प्रोग्राम की, और महंगाई की, और फ्लड्स की। वो जो तोशाखाना केस और फलाना केस और फलाना केस, वो मतलब है कि ऐसे लगता है कि वो सेकेंडरी है, वो बाद की बात है। बाकी शहबाज को शरीफ कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। कल हमने सुना था फरवा के जी आए काबीना की मीटिंग हो रही है, मीटिंग के अंदर 2 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। क्या 2 चीज़ें डिस्कस हो रही है? इमरान खान और फ्लड। तो फ्लड्स को तो हमें नज़र आ रहा है कि डिस्कस हो रहा है और कोई भागदौड़ हो रही है। तो इमरान खान के बारे में क्या सोच रहे हैं? कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आई, तो वो सोचों में पड़े हुए हैं। वो कहते हैं जी आप बताएं, वो कहते हैं जी आप करें, वो कहते हैं जी आप पहले आप हो रहा है, और खान साहब दंदन आ रहे हैं।
और उसमें खादिम के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, और मेरी उम्मीद है आज फिर कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए कि मेरी जो शोहरत हो रही है, मेरे तो पैसे बन रहे हैं, और लोग मेरे यूट्यूब पे जाके मेरा देखो की कहता सेठी दे बारे एडो सेठी यार तेरा की मसला है खान दे नाल, मैं कहना मेरा तो कोई नहीं होता है वो सर यार और ये वो, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं तो चाहता हूँ खान साहब मेरे बारे में हर रोज़ बात करें। वो मुस्तफ़ा खर साहब थे ना, जिनकी 8 शादियाँ हुई थी, तो याद है ना आपको? तो वो मैंने एक दफ़ा खान साहब को इंटरव्यू किया, खर साहब को, तो मैं खर साहब थोड़ी 8 शादियाँ हो गई ने, इरादे की ने, कोई 9वीं का भी इरादा है? ही वॉज टचिंग 80। तो कहने लगे क्यों नहीं, तो मैंने कहा तो खान साहब ये सारी खबरें आपके बारे में लगती, तो मुझे कहने लगे सेठी साहब खबर लगनी चाहिए, बुरी हो या अच्छी हो खबर लगनी चाहिए। तो मुझे तो खान साहब मेरी खबर लगाते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा, फिर ये मेरे बारे में ट्वीट्स होती हैं, ये सारे ट्रोल्स जो हैं मेरे क्लिप्स ले लेके वो लगाते हैं, वो जितना क्लिप लगाते हैं उतने मेरे पैसे बनते हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं तो ऐसे लगता है कि अब मैं एक पूरी इंडस्ट्री बना लूँ कि खान साहब के बारे में कोई मज़े की चीज़ें मैं कहा करूँ जो कि पीटीआई को या नाराज़ हो जाए या खुश हो जाए। यही होता है ना, कभी वो इतने खुश होते हैं मेरे बयान के साथ कि नजम सेठी कह रहा है कि जी इतना पॉपुलर हो गया है इमरान खान, ओ वाह वाह, ओ लगाओ। कभी मैं कह रहा होता हूँ कुछ उसके खिलाफ, ओ यदि ऐसी नहीं तैसी, इसके खिलाफ लगाओ। तो बात यह है कि मुझे लोग अभी भी पूछते हैं कि बड़ा प्यार मोहब्बत है हम दोनों में। मुझे लग रहा है अभी भी प्यार बाकी है सेठी साहब, और आप बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं। ये जो प्यार मोहब्बत की कहानी है, ये हमें कहीं ना कहीं से कड़ी मिल जाएगी और हम निकाल ही लेंगे कि कहाँ तक पहुंची है। सेठी साहब, हमने ये भी देखा कि रिलीफ मिल रहा है। आपने कल बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जैसे कि आपने अभी भी कहा कि अदालतें नहीं पकड़ेंगी, कोशिश तो यही है। और जो आज अदालती कार्रवाई हुई है, जैसे कि फवाद चौधरी पे तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर की गई, नाकाबिले समात करार दे दी गई, और वो बाबर सत्तार साहब ने सुनी उस पर। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनको मौके पे मौका मिल रहा है। 8 को हियरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, खान साहब ने पेश होना है, ATC वाला मामला चल रहा है, फिर उसके साथ दीगर केसेस भी चल रहे हैं, यहाँ तक कि 123 नशिस्तों पे जो इस्तीफे वाला मामला है वो भी कोर्ट में लेके गए, लेकिन कोर्ट ने उस पर भी दोनों को मुतमईन कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि ये 9 हल्कों वाला मामला भी हम खारिज नहीं करेंगे, लड़ सकते हैं। और दूसरी जानिब आपका पार्लियामेंट का मसला है, पार्लियामेंट में जाके सॉल्व करें। ये बहुत बड़ी बात है कि पार्लियामेंट को इज्जत दें। वो अलग बात है कि जाहिर है कि PTI जो है वो कहती कि माइनॉरिटी के वो स्पीकर कौमी असम्बली है, हम उनके पास नहीं जाएंगे। तो रिलीफ तो मिल रहा है, ये तो हमें समझ आ रही है, लेकिन सेठी साहब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि ये रिलीफ कब तक लिंगर ऑन करता रहेगा, और अगर यूं ही सब चीज़ें चलती रही और अदालत ने अपने कांधों से उठा के हुकूमत के कांधों पे डाल दी, और एक जानिब और तरफ से भी हुकूमत के कांधों पे जिम्मेदारी डाली जा रही है, फिर फ्लड्स हैं, IMF है वगैरह वगैरह, तो ये हुकूमत तो परेशान दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ साहब अपनी पार्टी में कैसे चीज़ें संभालेंगे, पार्टी से बाहर जो मामला चल रहे हैं उसे कैसे संभालेंगे? ऋषि का जो रवैया है सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट्स का भी, वो खान साहब के हक़ में है। लेट्स एस्टैब्लिश दैट, कोई ऐसी बात नहीं है। और खान साहब कामयाब हो गए हैं, जिस प्रेशर डालना चाह रहे थे जो ऋषि के ऊपर, वो कामयाब हो गए। तो इसलिए उसकी स्ट्रैटेजी कामयाब है, वो और करेंगे, तो इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू क्रॉस ऑल दीज लाइन्स। तो ये तारीखी तौर पे ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि आज ये क्रॉस कर रहे हैं, कल को और भी लोग करेंगे। और तो अगर खान साहब ये काम कर रहे हैं डेमोलिशन का, तो मेरा ख्याल है जो जमहूरियत पसंद लोगों को खुशी होनी चाहिए इसमें। कोई बात नहीं, ये एक टेम्प्रेरी चीज़ है, अच्छी बात है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने हुकूमत की बात कही। हुकूमत के बारे में आपने कहा कि जी जावेद साहब ये कह रहे हैं, और उससे पहले और भी बड़ी बातें हुई हैं कि मरीम ने भी बातें की हैं, तनकीद की है इस गवर्नमेंट की, और लंदन से भी तनकीद हो रही है। तो बात यह है कि वो मसला तो है ना कि अवाम नाराज़ हो गई है इस हुकूमत के साथ, और उधर ये है कि इनका वोट बैंक गिर रहा है और खान साहब दंदना रहे हैं। तो परेशानी तो होगी ना उन लोगों ने जिन्होंने जाके आगे इलेक्शन लड़ने हैं। तो इसलिए ये जो बात की है जावेद साहब ने, ये इसकी बड़ी अहमियत है। उन्होंने कहा कि जी आप पकड़ते क्यों नहीं, आप पकड़ दकड़ क्यों नहीं करते ताकि इमरान को सीधा किया जाए। और सवाल तो है, एस्टैब्लिशमेंट भी कह रही है, मगर वो बात यह है कि आप पकड़ दकड़ करेंगे, जुडिशरी छोड़ देगी, तो पकड़ दकड़ का फ़ायदा क्या होगा। अब सिर्फ स्ट्रेटजी है कि खान साहब को एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, चौथी अदालत, ये घुमाते फिर आते रहें,
ताकि थोड़ी सी इरिटेशन हो, मगर मैं आपको बता दूँ होना कुछ नहीं। आगे आइए आप। अब आई बात कि नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं ये हुकूमत वापस ला रही। पासपोर्ट तो दे दिया ना, तो अब मसला ये है कि इतना आसान है ये कहना कि हुकूमत उनको वापस ले आए। अदालतों में केसेस हैं, ऐसी तो नहीं कि सूरत हाल अगर ऐसी होगी जिसके अंदर ये उम्मीद होगी कि उनको इंसाफ मिलेगा तो फिर वो वापस आएंगे ना। अगर सूरत हाल ऐसी है कि इंसाफ कोट अनकोट इंसाफ इमरान खान को मिल रहा है और किसी और को नहीं मिल रहा, तो क्या उस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जैसे सिचुएशन तब्दील होगी तो फिर हम देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब कब आते हैं नहीं आते। मैंने कब से ये कह रहा हूँ वो तैयार है आने के लिए। उनको दो बातें कही जा रही हैं। एक ये कहा जा रहा है कि आप बस जहाज़ पकड़े आ जाए और अगर जेल में डालते हैं तो जाने दें, आप डजेंट मैटर। दूसरे लोगों को कहते हैं कमाल है, अगर आप आते हैं और आपको जेल में अदालत के ऑर्डर के ऊपर आपको जेल में पंजाब गवर्नमेंट ले जाती है या कोई, तो दुनिया यही कहेगी कि लो जी गवर्नमेंट अपनी और जेल जा रहे थे बिल्कुल फारग नहीं, तो वो तो आपके खिलाफ जाएगी बात। तो बेहतर ये है कि आप उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक आपकी हुकूमत या फुली इन कमांड है या आपको तवक्को हो कि जुडिशरी से आपको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ से मुराद ये है कि इनके जो केसेस हैं वो जाली केसेस हैं और जो वो केसेस ख़त्म करने हैं। अगर ये आते हैं तो इनको ट्रांजिटरी बेल मिलनी चाहिए कि ये आराम से आएँ, इनको कोई गिरफ्तारी ना हो या अदालत जाएँ, वहाँ इनको बेल मिलनी चाहिए। इनके केसेस जो हैं वो ऑलरेडी अपील्स में हैं एंड अगर इंसाफ होगा तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो भी सिचुएशन राइप नहीं हुई। राइप होगी जब क्राइसिस और बढ़ेगी। क्राइसिस के अंदर जब आप पानी में कूदते हैं तो फिर बड़ी वेव्स बनती हैं, और अगर क्राइसिस ना हो तो आप कूद जाएं तो फिर डूब जाते हैं। लेकिन इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी, वो ये होगी कि नया प्रेसिडेंट सेट हो गया है। अगर इमरान खान साहब हैं तो फिर बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वेलकम नाजरीन। नाजरीन साहब, पानी पे बड़ी सियासत हो रही है। एक क्लिप जो है वो खान साहब का बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें आपने देखा कि खान साहब बड़ी हमदर्दी के साथ सखर पहुंचे, सैलाब ज़दगान के साथ उन्होंने मुलाकात की, फिर खाना भी उन्होंने उनको सर्व किया। लेकिन दूसरी जानिब वो सखर में मौजूद रहते हुए ही जरदारी साहब को ललकार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब की बार सिंध भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही लेके जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर खान साहब की पॉपुलरिटी पीक पर है, मेरा सवाल ये है कि क्या मुमकिन है कि नून लीग के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस सिंध में इमरान खान साहब ये भी कर सकते हैं? क्या जरदारी साहब को हटा सकते हैं? पॉपुलरिटी उनकी इतनी ज़्यादा। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी हिस्टोरिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है, इंटीरियर सिंध। लेकिन वो तो नून लीग भी थी पंजाब में। हाँ, तो मगर सिंध में नून लीग तो अप एंड डाउन रही है ना पंजाब में। फिर सदर्न पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, तो यहाँ इश्यूज चलते रहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर इलेक्शन में, भुट्टो साहब के ज़माने के इंटीरियर सिंध हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ रहा है। और क्योंकि वहाँ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पीपल्स पार्टी ने, तो और वो सिंधी नेशनलिज्म, पंजाबी नेशनलिज्म नहीं है, सिंधी नेशनलिज्म है, पश्तून नेशनलिज्म भी है, सिंधी नेशनलिज्म है। उसकी वजह से वो पीपल्स पार्टी को वोट पड़ता है वहाँ। अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि क्या MQM तो तोड़ नहीं सकी पीपल्स पार्टी को इंटीरियर में, और वो समझ भी आती है, वो सिंधी महाजर इशू है। अब क्या इमरान खान साहब जाके सिंध की आवाम को, सिंधी आवाम को एक पंजाबी जाके जगा सकता है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसी चैलेंज को काउंटर करने के लिए जरदारी साहब हर हरकत, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे तो अपनी कंस्टिट्यूंसी को पक्का रखने के लिए। और बहुत कुछ होता है वहाँ सिंध के अंदर, उसके बावजूद जो वोट से पीपल्स पार्टी को पड़ता है। और जो एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस हैं, इवन सिंधी एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस 3 सीटें 4 सीटें, इससे ज़्यादा वो जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और इस किस्म की चीज़ें, पीर पगाड़ा वाले लोग, इससे ज़्यादा वो नहीं, उनको सीटें नहीं मिलती। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा टास्क है। खान साहब को जो पहले कामयाबी होगी वो कराची में होगी। खान साहब का कराची में बिल्कुल तैयार है, कराची खान साहब के लिए। वहाँ MQM ने और पीपल्स पार्टी ने, दोनों ने, दे हैव मेड ए मेस ऑफ द सिटी। और अब वहाँ भी एक मिडिल क्लास डेवलप हो गई है। और वो पुराने ज़माने में फरवा, वो सारी मिडिल क्लास जो थी कराची की, महाजर मिडिल क्लास, वो सारी रिलीजियस पार्टीज़ के लिए वोट डालती थी। जब MQM आया तो उन्होंने रिलीजियस पार्टीज़ को वोट डालना कम कर दिया और MQM की तरफ उनका झुकाव हो गया।
फिर उसके बाद जब MQM के ने टेररिज्म की किस्म की, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने क्रैकडाउन किया, और बहुत सख्त क्रैकडाउन किया था 92 में, बहुत सख्त था, बिलीव यू मी। एंड सो उसके बाद फिर टूट गई MQM, बिखर गई। अब आपको पता है 2-3 हिस्से बने हुए हैं। सो अब ये ऐसी एक सिचुएशन है कि वहाँ या नून लीग कामयाब हो सकती थी, नून लीग ने वहाँ कोशिश नहीं की, वहाँ पंजाब के ऊपर फोकस करते रह गए। सिंध कराची खसूसन उन्होंने कभी ख़ास कोशिश नहीं की, ना अच्छे कैंडिडेट्स मिले, ना पैसा लगाया, ना कैंपेनिंग की कोई ख़ास। और फेडरल गवर्नमेंट के लोग कभी कभी उठ के चले जाते थे वहाँ, और बस दैट्स इट। पीपल्स पार्टी ने खा वो कराची के अंदर उनका जमाव नहीं था, मगर उन्होंने फिर भी कराची को वाया सिंध, इंटीरियर सिंध कंट्रोल करके रखा हुआ। और MQM जब से स्प्लिट हुआ, तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए वहाँ गुंजाइश बन गई है, और अगर कराची ने स्विंग किया तो इट विल स्विंग टुवर्ड्स इमरान खान, नॉट टुवर्ड्स मुस्लिम लीग। लेकिन GDA तरीके इंसाफ के साथ है, और मैं इसी पर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी तो कभी कोशिश नहीं की ना सेठी साहब। पंजाब में हमने देखा, अगर नून लीग है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, तो सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी जगह नहीं बना पाई एक अरसे से, और जैसे कि वहाँ नून लीग नहीं जगह बना पाई, तो इसका मतलब जो खान साहब ये बात करते हैं कि गठजोड़ है, वो तो बिल्कुल सादिक हो जाती है फिर। गठजोड़ तो नहीं है, क्योंकि जब ये इलेक्शन आते हैं तो पता चल जाता है कि कितना गठजोड़ है। अगर आप तारीख देखें तो एक दूसरे में के ख़िलाफ़ ये जानी दुश्मन है दोनों पार्टियां। मगर अब खान साहब ने आके अपने लिए जगह बना ली है, और वो जगह इसलिए बनाई है कि बहुत से लोग मायूस हो गए हैं दोनों सियासी जमातों से। खान साहब ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है, और अब सूरत हाल ये है कि वो कुछ हद तक ये जो परसेप्शन है ये बैठ गई है। इसलिए नई पौध जो आई है वो अब नए लीडर्स देखना चाहती है, उनको डिनेस्टिक पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, खसूसन पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर फिर हमेशा याद रखिएगा कि वोट भुट्टो का था, भुट्टो के बाद बेनज़ीर का था, वो भी भुट्टो थी। इस वक्त जो वोट मांगने जाते हैं वो जरदारी साहब हैं, और आपको नहीं याद, यू टू यंग, बट जब जरदारी साहब और मोहतरमा इकट्ठे थे और वो हयात थी, तो उस वक्त भी तनकीद मोहतरमा पे नहीं होती थी, जरदारी साहब पे ज़्यादा होती थी। जरदारी साहब में बड़ी तब्दीली आई है, बहुत मैच्योर हो गए हैं। उस वक्त बेनज़ीर सियासत करती थी, अब जरदारी साहब करते हैं। जरदारी साहब की सियासत बड़ी प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत है, ये सबक जरदारी साहब ने सीखा था। अब अगर आपकी प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत हो तो फिर आप सर्वाइव तो कर जाते हैं। और अब खान साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ले लिए, और नून लीग जो है उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। तो ये आजकल का माहौल ये है कि यू हैव टू बी, लोग अब बड़े शऊर उसमें बहुत आ गया लोगों के अंदर, उनको सब बात समझ आ गई है कि ये जाते भी तो उनके पास खुद ही है ना, वो बुलाते भी तो नहीं है ना। तो मसला भी तो ये है कि आप सियासत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर रहे, मगर आप ये भी बर्दाश्त नहीं करते कि, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये गलत करते हैं ना, इनको नहीं जाना चाहिए, इनको नहीं जाना चाहिए। मगर ये जाते हैं, फिर जब जाते हैं तो फिर एक दफ़ा तो चले गए तो लोग समझते चलो जी आ गए। पर खान साहब ने जो ड्रामा किया है ना, कि पहले उनकी गोद में बैठे रहे और फिर जब वहाँ से निकाले गए, तो अब वो कंसिस्टेंटली एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस ले रहे हैं, और वो एक पब्लिक के अंदर एक इमेज बना ली उन्होंने। हालांकि मेरी ये व्यू है, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट को जफ्फी डालना चाहता हूँ, आप मेरे से जफ्फी नहीं डाल रहे। मगर जो हकीकत है वो आवाम बेचारी समझती है कि नहीं नहीं ये तो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट। दरअसल कह रहे हैं मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा, आप किधर जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें PSP का किरदार कहाँ देख रहे हैं, MQM का किरदार कहाँ देख रहे हैं? सिंध की सियासत बड़ी इंपॉर्टेंट सियासत है, क्या एक मरतबा फिर MQM उभर के सामने आ सकती है? नहीं, क्या MQM नहीं आ सकती। MQM ने सिंध की कराची के लोगों के लिए कुछ ख़ास नहीं किया, और कुछ उनकी मजबूरियाँ हैं, कुछ वो स्प्लिट हो गए हैं। स्प्लिटिंग के साथ तो वो वोट बैंक टूट जाता है ना, थर्ड फोर्स आ जाती है। अब खान साहब आ गए हैं थर्ड फोर्स, ठीक है ना, तो वो तो स्प्लिट हो गए। अगर वो स्प्लिट ना होते, एक रहते, तो शायद ये इतना नुकसान उनका ना होता। सियासत है, सियासत रंग बदलती है, और बेरंगी सियासत कोई और देखता भी नहीं है, ना देखना पसंद करता है। यही बहरहाल सियासी रंग है। एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से वापसी पर सेठी से सवाल।
वेलकम बैक नाज़रीन। सेठी साहब, दो सवाल आपके लिए हैं। एक जो है वो डैम फंड पे है, क्योंकि वो भी दिल की आवाज़ है, उसके बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। दूसरा क्रिकेट से मुताल्लिक है। मैं आपको पिक एंड चूज़ दे देती हूँ कि आप पहला सवाल कौन सा सुनना चाहेंगे। डैम वाला सुनते हैं पहले। सीरियस पहले हो जाए, ठीक है। डैम वाला शॉर्ट प्ले करते हैं। आपका क्या मतलब है, क्रिकेट इज नॉट सीरियस? नहीं, क्रिकेट इज सीरियस बट दिस इज मच मोर सीरियस, क्योंकि इस पे पैसा ये आपका ख्याल है ये। चलें ठीक है, डैम वाला प्लीज प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, मेरा नाम गौहर अली नायाब है और सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अब मुल्क शदीद सैलाब की जद में है, 2010 में भी इस तरह के सैलाब आए और मुल्क में शदीद तबाही हुई। सर खान साहब के दौर में डैम फंड के लिए पैसे इकट्ठा किए गए थे जिससे डैम बनाए जाने थे, लेकिन सर ना तो उनके पाकिस्तान में डैम बना और ना ही वो फंड कहीं इस्तेमाल हुए। तो सर मेरा सवाल ये था कि क्या वो जो डैम फंड के लिए पैसे इकट्ठा हुए थे, जो अब के सैलाब मुतासरीन हैं, क्या उन पैसों से हम उन सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो सर इसके बारे में अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। बहुत ही अहम सवाल। 67 में हमने देखा मंगला बना, फिर तरबेला बना, अब डैम फंड इकट्ठा हुआ है, कहाँ लग रहा है सेठी साहब? देखिए, ये बिल्कुल सारा ड्रामा था, ये डैम बनाना और डैम फंड। ये जस्टिस साकिब निसार रिटायर होने जा रहे थे तो कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे कि मेरा कोई नाम वाम रहे, और ड्रामा, तो उन्होंने ड्रामा किया था। ये 10 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया और फिर साकिब निसार साहब दुनिया के दौरे करते रहे और 7 स्टार होटल्स में रहते रहे। और उसके बाद अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पूछ रही है कि आपने 10 अरब रुपए इकट्ठे किए थे, तो वो कहाँ हैं, वो क्या किया उसके साथ, वो किस अकाउंट में पड़े हुए हैं, क्या स्टेट बैंक के पास हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, वो किस अकाउंट के में, उनका कोई हिसाब तो दिया जाए। अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया गया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़ी नाराज़ है। रजिस्ट्रार साहब से वो पूछ रही है, वो जवाब नहीं दे रहे आगे से कि जी हम देंगे, बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और फिर वहाँ से मीडिया वाले लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं कि जी 10 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया, मगर इन्होंने जो सारी पब्लिसिटी कैंपेन और ये सैर सपाटे किए उसके ऊपर वो कोई 14-11 अरब रुपया इन्होंने वहाँ खर्च कर दिए। हालांकि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है, मगर ये बातें चल रही हैं। अब क्या हकीकत क्या है, ना इमरान खान की हुकूमत ने हमें बताया, ना सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया, ना स्टेट बैंक हमें बता रहा है, और ना ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अभी तक हमें आगाह किया है कि उस डैम फंड के साथ हुआ क्या है। तो इसका मतलब है कुछ बहुत ही बड़ा दाल में लेकिन काला है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीछे पड़ी तो हुई है, तो पड़ी हुई है ना, तो कोई होगा कुछ नहीं ना। तो अब बात यह है कि इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा आपको। अब आइए आगे अगली बात कि क्या वो पैसे इस्तेमाल होने चाहिए कि नहीं, जो भी रह गए हैं वो होने चाहिए फ्लड रिलीफ के लिए, नहीं ऑफ कोर्स होने चाहिए। और डैम शैम तो बनना कोई नहीं, इन्होंने बैंक में डाल के जो रह गए हैं वो सूद शूद उससे ले रहे हैं और बस बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है वो यही इसी किस्म की जंकेट्स के ऊपर इस्तेमाल होगा, और तो मुझे समझ नहीं आ रही। एक्सप्लेनेशन ये है कि हमें बताया क्यों नहीं जा रहा कि गए कहाँ पैसे, कितने आए थे, अकाउंटिंग होनी चाहिए उसकी, कोई भी नहीं बता रहा। और तो मैं तो ये कहूँगा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, भाई आप तो बताएं, आपकी क्या मजबूरी है, एक्सपोज करें इस चीज़ को, इनको। मगर अगर वो एक्सपोज नहीं करते तो फिर इसमें आप समझिएगा कि और भी कोई इश्यूज होंगे जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। बस इससे ज़्यादा आप मेरे से मत पूछिए। चलिए ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्रिकेट से मुताल्लिक है। सेठी साहब, मेरा नाम राना असद है और सेठी साहब आजकल एशिया कप चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर इंजरी का शिकार हो रहे हैं, उसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हैं। और मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि दूसरी जो टीमें हैं, बड़ी टीमें दुनिया की हैं, वो शिफ्ट कर रही हैं, यानी कि हर फॉर्मेट की टीम अलहदा खिला रही है। लेकिन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, कुछ ख़ास नामवर प्लेयर जिसमें शाहीन, बाबर, रिजवान और नसीम, वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। क्या पाकिस्तान को भी इसी तरह नहीं करना चाहिए कि हर फॉर्मेट की टीम अलहदा खिलाए, उसमें ज़्यादा प्लेयर को चांसेस मिल सकता है? ठीक है, आप क्या कहते हैं कि इससे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है? सेठी साहब, आप पीसीबी के चेयरमैन रहे हुए हैं और ये बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है जो इन्होंने किया है। मैं भी यही सवाल करूंगी कि पूरी दुनिया में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं किसी ना किसी फॉर्मेट से, हमारे प्लेयर्स भी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं और फिर तीनों फॉर्मेट्स भी खेलते हैं। इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे होंगे, आप बता सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी तो बहुत सारे हैं ना। देखिए, वो रिटायरमेंट वाला मसला अलग है क्योंकि ये सिलेक्शन कमेटीज़ फैसला करती हैं कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। मगर अब क्रिकेट का सवाल आया तो देखिए, मुझे बहुत कुछ पता है, मगर मैं परहेज़ करूँगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो कि कल हेडलाइंस बन जाएंगी। यहाँ तो अगर मैं कोई कुछ भी कहूँगा ना तो वो पीसीबी के ख़िलाफ़ हेडलाइंस बन जाएंगी। मैं नहीं ये चाहता कि पीसीबी को किसी तरीके से मैं डिस्टेबलाइज़ करूँ,
वो काम कर रहे हैं अपना, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, ये मीडिया देखे और उनकी अकाउंटेबिलिटी करे। मैं नहीं कश्ती को डिस्टेबलाइज करूँगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं, छुपाने वाली बात नहीं है। फिटनेस लेवल्स जो हैं लड़कों के वो बड़े गिरे हुए हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कंडीशंस वहाँ ऐसी थी कि क्रैम्प्स पड़ रहे थे, ये पड़ रहा था वो था, मगर ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी ये इश्यूज चलते आ रहे हैं। और अगर मुझे मुख्तसर बात करनी हो तो बात ये है कि अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स फिटनेस के इतने गिरा देते हैं कि कम्प्लीटली अनफिट प्लेयर्स को आप सिलेक्शन कर देते हैं और टीम में ले अब मैं नाम क्या लूँ, मैं नाम लूँगा तो फिर हेडलाइंस बन जाएंगी, पर्दे में रहने मगर दें। ऐसे भी यहाँ क्रिकेटर्स को सिलेक्ट किया गया जिसका वज़न 110 किलो है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और भाग सकते नहीं हैं एंड सो ऑन। क्यों जी 2 छक्के मार लिए तो जी उसको इंक्लूड कर लिया जाए। तो अगर ये स्टैंडर्ड है फिटनेस कि आपकी अहमियत ही नहीं दे रहे आप, तो फिर बाकी जो टीम है वो भी ये समझेगी कि यार की फ़र्क पैंदा है, अगर 2-3 किलो ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है वजन तो की फ़र्क पैंदा है, वो देखो तुम 110 वाले ਨੂੰ खिडा रहे हैं या एंड सो ऑन। तो एक तो ये चीज़ इशू है कि फिटनेस की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, और क्योंकि सेलेक्टर्स जो हैं वो सिफारिश के बेसिस के ऊपर या इंटरफेरेंस के बेसिस के ऊपर ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जो फिज़िकली अनफिट है। ठीक, ये कभी नहीं होता कि फिज़िकली अनफिट, नो मैटर कितना बड़ा प्लेयर हो, इफ़ इज़ फिज़िकली अनफिट यू डोंट सेलेक्ट हिम। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक तो ये इशू है। सेकंड इशू ये है कि आपने जो ये सवाल पूछा, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कोचेस जो हैं हमारे देसी लोग, ऑनेस्टली मैंने ये आजमा के देखा है, वो सुपर स्टार्स रहे हैं पहले, बहुत ज़बरदस्त स्टार्स रहे हैं, मगर वो ज़माने और थे, उस ज़माने की फ़िटनेस स्टैंडर्ड्स और थे, आज के फ़िटनेस स्टैंडर्ड्स और हैं। और आज उस ज़माने की कोचिंग एक जनरल कोचिंग थी, वो टेस्ट क्रिकेट का ज़माना था। ये T20 और वनडे क्रिकेट, ये वनडे क्रिकेट बाद में है, T20 तो अभी आई है, इट्स नॉट वेरी ओल्ड। और इसके अंदर जिस किस्म की और जिस लेवल के ऊपर अब लोग खेल रहे हैं, जिस किस्म की फेयर्स कंपटीशन है, वो तो अपनी टीमों को ट्रेन कर रहे हैं कि ये टीम T20 की है, ये वनडे की है और ये टेस्ट की है। आपका हाल ये है कि आपके पास 35 प्लेयर हैं, लगभग 30 से 40 प्लेयर हैं, उनको ही आप घुमा रहे हैं। आप देख लें T20 की टीम होगी या वनडे की टीम होगी या टेस्ट टीम होगी, 6-7 लोग वही हैं जो तीनों टीमों में खेल रहे हैं। तो ये तो दिस द ओल्ड स्टाइल। आपने पिछले 4 साल में PCB ने एक नया क्रिकेटर नहीं इंट्रोड्यूस किया। जब मैं देखता हूँ तो ये सारे हमारे ज़माने के क्रिकेटर्स हैं जो कि या A टीम में खेल रहे थे या अंडर-19 में खेल रहे थे या इधर, मगर कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुई। 1-2 फ्रेंचाइजेज़ ने हैरिस की तरह कोई लोग डेवलप किए हैं, मगर PCB की डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई पिछले 4 साल में जो हशर किया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट का, कोई ऐसा क्रिकेटर इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया। तो ये इनका जो रिसोर्स बेस है वो बिल्कुल श्रिंक कर रहा है। तो कैसे ये फिर अलग अलग टीमें बनाएंगे? अब वही से 6-7 अब होता क्या है, T20 का टेम्परामेंट फ़र्क है, वनडे का टेम्परामेंट फ़र्क है और टेस्ट क्रिकेट का टेम्परामेंट फ़र्क है। ये क्या करते हैं कि T20 और वनडे की टीम तो मोर और लेस एक ही जैसी होती है, 2-3 लोग बस थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि वो 50 ओवर होते हैं तो शायद लाइन ना लग जाए तो 1-2 बंदे ले आते हैं बैट्समैन रोकने के लिए। बाकी टेस्ट के लिए अगेन दे डू द सेम थिंग। सो बाकी लोग अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक वक्त था कि इंडिया की टीम अभी हाल ही में लंदन UK में खेल रही थी टेस्ट क्रिकेट और T20 श्रीलंका में खेल रही थी उसी वक्त सिमिल्टेनियसली। मतलब है कि उनकी T20 टीम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम, एंड देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ पीपल। तो ये हमारी PCB के अंदर इस वक्त बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए या तवज्जो नहीं दी जा रही, और शायद ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जा रही है जो कि हेडलाइंस बनाएंगी मगर इवेंचुअली वो सस्टेन नहीं की जा सकेगी। तो ये सवाल का जवाब यही है कि क्रिकेट पॉलिसी जो है, डोमेस्टिक कोचेस, मैंने हमेशा फॉरेन कोचेस रखे थे और मुझे याद है, आपको याद होगा कितनी ज़बरदस्त हमारी फिटनेस होती थी उस वक्त। वो इसलिए बिकॉज वो एक इंडिविजुअल प्लेयर को हमारे जो कोचेस थे वो ट्रीट करते थे सेपरेटली। यहाँ तो ये कहना जाओ के ज़रा ड्रिल कर दो तो ऐ कर दो तो वो कर दो, एबटाबाद भेज देते हैं जी, चले जी वहाँ फ़ौजियों के साथ बैठ के आप थोड़ी सी वो ट्रेनिंग कर ले। ऐसे नहीं होता है। हर प्लेयर को उसकी अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कमज़ोरियाँ होती हैं, फिज़िकली उनको ट्रीट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। एंड जो प्रोफेशनलिज्म मैंने फॉरेन कोचेस में देखी है,
अनफॉर्चुनेटली कम पाकिस्तानी कोचेज़ हैं जिनमें मैंने वो प्रोफेशनलिज्म और वो नॉलेज मैंने देखी हो। बाकी यहाँ तो स्टार स्टेटस के ऊपर चलते हैं लोग कि जी मुझे पता है, तेनों की पता, जो मैं कहना कर अल्लाह खैर सल्ला। हाँ, और हमने देखा भी है कि एशिया कप में भी T20 फॉर्मेट जो है उसे अपनाया गया है, तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें इस पर गौर करना चाहिए एज PCB इदारा। लेकिन हमने ये भी देखा कि आज इमरान खान साहब ने जो जलसा किया है उसमें उन्होंने वही बातें रिपीट की जो वो 2013 से करते आ रहे हैं, माँ सिवाय उसके जो उन्होंने क्लिप्स चलाए हैं। बहरहाल इसका नतीजा क्या निकलेगा आने वाले वक्त में इसका पता चल ही जाएगा। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।